मैं विनय कुमार द्विवेदी आपको कक्षा 9वीं हिंदी माध्यम इतिहास अध्याय 2 रूसी क्रांति के चौथे भाग को पढ़ाने जा रहा हूँ। अब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति, तीसरे भाग का। पेट्रोग्राद नाम पढ़ा कैसे हम आपको बता भी चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी के नाम से सेंट पीटर्सबर्ग जो रूस में एक जगह है उसका नाम जर्मन था, इसलिए उसका विश्व युद्ध के समय वहाँ के लोगों ने उसका नाम पेट्रोग्राद, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया। अब हम चौथे भाग का अध्ययन करेंगे, अक्टूबर के बाद क्या बदला। 1917 तक ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये बदलाव हुआ। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर किसानों को सामंतों को की जमीन पर कब्जा करने की छूट दे दी गई। बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए गए ताकि बेघर या ज़रूरतमंद लोगों को रहने के लिए घर मिल सके। तीसरा बिंदु है इसमें सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई। 1918 में सोवियत टोपी का चुनाव किया गया। चौथा बिंदु है बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। पांचवा बिंदु है बोल्शेविक पार्टी। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनावों को बहुमत नहीं मिल पाया। छठवां है जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविक के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली को बर्खास्त कर दिया। सातवां बिंदु है मार्च 1918 में बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क ने जर्मनी से संधि कर ली। आठवां है अखिल रूसी सोवियत को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया। अखिल रूसी सोवियत, वहाँ का सोवियत संघ जो कहलाता था उसी का नाम बदलकर अब उसे देश की संसद का दर्जा भी दे दिया गया। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। पहले कोई दल नहीं था, वहाँ जार निकोलस का शासन था। अब वह राजनीतिक सत्ता वहाँ स्थापित हो गई और एक दल वाली व्यवस्था वहाँ आ गई। अब हम देखते हैं 4.1 गृह युद्ध। जमीन का पुनर्वितरण के आदेश से रूसी सैनिक, जो अधिकांश किसान थे, टूटने लगे। वे सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बोल्शेविकों, समाजवादियों, उदारवादियों और राजाशाही समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। ये इकट्ठा होकर बोल्शेविकों को रेड्स कहते हैं, रेड्स से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। 1918-19 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों को ग्रीन्स कहा जाता था और जार समर्थकों को व्हाइट्स कहा जाता था। वहाँ जार समर्थकों का नियंत्रण रहा। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापान टुकड़ियों का समर्थन मिला। इन टुकड़ियों ने बोल्शेविकों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। टुकड़ियों और बोल्शेविक, ये जब कई देशों का समर्थन मिला तो बोल्शेविकों और टुकड़ियों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। 1922 में गैर रूसी राष्ट्रीयताओं सोवियत संघ, जिसको यूएसआर के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दी गई, माने राजनीतिक छूट प्रदान कर दी गई थी। अब 4.2 हम समाजवादी का निर्माण का अध्ययन करेंगे। समाजवादी का निर्माण कैसे हुआ इसको हम जानेंगे। गृह युद्ध के दौरान
बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती से छूट दे दी जिसका सामाजिकीकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। अब हम इसको बिंदुवार पढ़ेंगे। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। गृह युद्ध के समय भी उसको उन्होंने जारी रखा। दूसरा है शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। इसी आधार पर तीसरा बिंदु है, इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं बनानी शुरू की। पंचवर्षीय योजना जो भारत में भी आई वह इस समय के बाद, रूसी पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भारत में भी उसको लागू किया गया। पहली दो योजनाओं के दौरान सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया। जो पहली दो योजनाएं पंचवर्षीय योजनाएं आई उनमें उद्योगों का विकास ज़्यादा हुआ और उसी को सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी गई। माने जो बाजार की कीमतें थी वो बिल्कुल स्थिर कर दी गई कि अब इससे ज़्यादा कीमतें सामान की नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि उद्योगों को बढ़ावा देना था। तो पंचवर्षीय के अंतर्गत वहाँ उद्योग स्थापित करना था, इसलिए वहाँ बाजार की कीमतें स्थिर कर दी गई कि महंगाई न बढ़े। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास उत्पादन में वृद्धि हुई और नए उद्योग अस्तित्व में आए। माने नए केंद्रीकृत एक जगह जो है उद्योगों की स्थापना दूर दराज के क्षेत्रों में ना करके आसपास के क्षेत्रों में की गई और जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिला और औद्योगिक विकास बढ़ा और इससे नए नए औद्योगिक शहर जो है सामने आने लगे। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों और किसानों की शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ी खोल दी गई। जो हमारे यहाँ आंगनवाड़ी की व्यवस्था वर्तमान समय में प्रचलित है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे अध्ययन करते हैं, वहाँ पूर्व में बालवाड़ी स्थापित की गई। उसी को देखते हुए यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित हुआ था। सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई और मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। मजदूरों को रहने के लिए सुंदर और रिहायशी अच्छे मकान का निर्माण किया गया। अब हम 4.3 स्टालिनवाद एवं सामूहिकीकरण का अध्ययन करेंगे। स्टालिन को स्टालिन कहते हैं। स्टालिन के शासनकाल के समय लेनिन के बाद स्टालिन ने पार्टी की कमान संभाली। लेनिन जो पार्टी के मुखिया थे, वो उनकी मृत्यु होने के बाद स्टालिन ने पार्टी की कमान संभाली और अनाज संकट से निपटने के लिए, वहाँ बहुत बड़ा अनाज संकट था उस समय पर, रूस में बहुत ही बड़ा अनाज संकट था। अनाज संकट से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और पुलकों का अर्थ है संपन्न किसान, पुलकों के ठिकानों पर छापा मरवाया। संपन्न किसान जो थे अनाज का स्टोरेज किए रहते थे, तो उनके जहाँ स्टोरेज थे वहाँ भी छापा स्टालिन ने मरवाया, छापा मारा। इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही, तो भी अनाज देश में पूरा नहीं हुआ। तो खेतों का सामूहिकीकरण का फैसला लिया गया। हम जो सामूहिकीकरण का बिंदु है वो यही है हमारे, कि खेतों का सामूहिकीकरण किया गया। 1929 से पार्टी में सभी किसानों को सामूहिक खेतों को खोज का काम करने का आदेश दे दिया गया। किसान खेतों पर काम करते थे और पोल खोज के मुनाफे को सभी किसानों में बराबर बांट दिया जाता था। सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी।
उन्हें या तो फांसी की सजा दी जाती थी या जेल में डाल दिया जाता था। सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई, माने खेती के उत्पादन नहीं बढ़ा। सामूहिकीकरण की योजना लाने के बाद भी उस स्टालिन के समय खेती का उत्पादन नहीं बढ़ा, बल्कि 1930 से 33 से 33 के बीच की स्थिति और खराब हो गई और खराब फसल के बाद सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा। रूस में सोवियत खराब फसल हो गई और वहाँ सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख लोग मारे गए। 40 लाख से ज़्यादा, लगभग 40 लाख लोग मारे गए। 1939 तक आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को जेलों में या श्रम शिविरों में भेज दिया गया। बहुत सारे लोगों को समाजवाद के विरुद्ध साजिश रचने के लिए मार दिया गया। अब हम 5वें बिंदु पर पहुंचते हैं, रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी। लेकिन मेहनतकशों के राज्य की स्थापना की संभावना को दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब हम इसको बिंदुवार अध्ययन करेंगे। बोल्शेविकों की शासन पद्धति से यूरोप की समाजवादी पार्टियां सहमत नहीं थी, लेकिन मेहनतकशों के राज्य की स्थापना से दुनिया भर के लोगों में नई उम्मीद जगा दी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया, जो इंग्लैंड के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना गया। बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिंटन अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, कॉमिंटन को ही अंतर्राष्ट्रीय महासंघ कहते हैं, में हिस्सा लिया था। कुछ विदेशियों के सोवियत संघ की यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। अब अंतिम बिंदु है, 50 के दशक तक लोग समझने लगे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के अनुरूप नहीं है। वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी गई और विकास परियोजनाओं के दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। धन्यवाद।